नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देताणी के 2020-21 में क्लास 11 में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी। आपने जो साइंस स्ट्रीम के अंदर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम समझते हैं 11th क्लास के जो बायोलॉजी विषय, इसका चयन करने का क्या बेनिफिट है। इस विषय के तहत हम मेडिकल लाइन के अंदर जा सकते हैं, बीएससी, बीएड, नर्सिंग इत्यादि डिग्रियां कंप्लीट करके और अपने एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपन टॉपिक पे चलते हैं। फ़िलहाल कोरोना के कारण अपने जो नियमित अध्यापन का कार्य है वह बाधित है और इसके लिए आपको भी असुविधा हो रही है। हम भी विद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन बालक नहीं होने के कारण प्रॉपर ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के तहत दिए गए पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, नोट्स उतारेंगे और पढ़ते रहेंगे जब तक कि विद्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं हो जाते। 11th क्लास की जीव विज्ञान की बुक्स को जब अपन पढ़ते हैं तो उसको 5 यूनिटों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट जो लेते हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं और ये चैप्टर जो हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। टैक्सोनॉमी या जिसको हम कहते हैं वर्गीकी, जिसके अंदर सभी सजीवों का उनके नियम और सिद्धांतों के आधार पर पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना पड़ता है। सबसे पहले अपन टॉपिक पे आते हैं और इस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड यानी सजीव जगत। सजीव जगत के तहत हम उन सभी जीवों के बारे में या सभी सजीवों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें पौधे, जंतु, जीवाणु, वायरस, इन सभी को हम एक साथ इस चैप्टर के तहत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड नॉन लिविंग प्रोसेस द लिविंग वर्ल्ड कंपेरिज एंड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम सजीवों के बारे में अध्ययन किए जाते हैं और सजीव जगत के अंदर जब अपन पूरे संसार वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी आपको अमेजिंग, आश्चर्यजनक डाइवर्सिटी मिलती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से हम मुश्किल से 10% जीवों को ही देख पाते हैं और पूरे संसार में ऐसे एक ही जीव जो हैं उसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो अपने आप में भिन्न भिन्न होती हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। इनको एक पद के रूप में, स्टेप बाय स्टेप या एक नियमित चरण के रूप में समझने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने इसके कुछ रूल्स और सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और किसके लिए किए हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, पहचान के लिए जीवों की, उनके नामकरण के लिए और उनके वर्गीकरण के लिए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ दीज एस्पेक्ट इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी। विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का पहचान, नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है, उस शाखा को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी।
जिसके बारे में अपन ने पहले भी जिक्र किया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। लाइफ इज ए करेक्टरिस्टिक दैट distinguish objects that have signaling and self-sustaining process from those that do not, either because such functions have caused death or else because they lack such functions and are classified as inanimate. Biology is the science concerned with the study of life. जो जीव विज्ञान है वह इन जीवों के, जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन के बारे में बताती है। सभी जो जीव हैं उनके अंदर हम किसको सजीव या निर्जीव के अंतर्गत रखते हैं। हमारे जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो प्रकृति में पाई जाती है चीज़ें उनको दो भागों में बांटते हैं, सजीव और निर्जीव। तो सजीव या जीव विज्ञान के तहत हम जिन जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो सजीव क्या होते हैं, उनके अंदर क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित जीवों के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और दूसरा अपन पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, जो इनके विशेष स्पेशल फीचर्स है लिविंग थिंग्स के, उसके बारे में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं कि हम सजीवों को ऐसे हम 4 चीज़ों में बांटते हैं या जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव हैं या निर्जीव हैं। सबसे पहले ग्रोथ। सभी सजीव जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है, ग्रोथ यानी वृद्धि। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। सभी सजीव जो होते हैं वो जनन करते हैं, यानी अपने समान नई संतति को पैदा करते हैं। फिर है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। सभी सजीव जो हैं उनके अंदर श्वसन और पाचन की क्रियाएं पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। सभी सजीव जो हैं किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे आप किसी मक्खी के हाथ लगाओगे तो उड़ जाती है, या हमारे शरीर पर चींटी भी बैठती है तो हमारे को पता लग जाता है, या आपने छुई-मुई का पौधा जो सुना है उसको अगर छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिमट जाती हैं। सूरजमुखी का पौधा है वो सूरज की दिशा के अंदर चलता रहता है। तो ये सारी इनके अंदर प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो इन 4 फीचर्स के आधार पर हम सजीवों को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, या जिसको बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता यानी भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जो एक ही प्रजाति के जीव हैं वो भिन्न भिन्न दिखते हैं, और जैव विविधता भी जरूरी है। अगर जैव विविधता नहीं होती है तो हमारे सामने सभी जानवर एक समान होते हैं, लेकिन हम जैव विविधता के कारण हर जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे को अलग अलग नाम से पहचानते हैं। तो डाइवर्सिटी की जो अपन डेफिनेशन दे सकते हैं, रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो जो अपनी पृथ्वी है इसके ऊपर लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म या सजीव जीव पाए जाते हैं, जो अपने आप में सारे अलग अलग होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, कंपेरिजिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड डिफरेंस विथ ऑलरेडी नॉन वन। आइडेंटिफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उनकी समानताएं और असमानताओं के बीच विथ ऑलरेडी नॉन वंस। किसी एक जो जीव है जिनके बारे में हम जानते हैं और उस जीव से दूसरे जीव के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं। जैसे अपन एक घोड़ा और एक गधा ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक जीव के बारे में अच्छे से जानते हैं तो उसके डिफरेंट में हम दूसरे जीव की उससे क्या भिन्नताएं हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। गधा और बकरी के बारे में कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली के बारे में कर सकते हैं, शेर बिल्ली के बारे में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। द नेम आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। तो सभी सजीवों के जो नामकरण किया गया वो यूनिक हैं अपने आप में एंड यूनिवर्सल है, यानी सार्वत्रिक है, पूरे संसार के अंदर उसी नाम से जानते हैं। और वैज्ञानिकों ने इसके लिए द्विनाम पद्धति बाइनोमेनक्लेचर जो
हाइपोथेसिस है उसके बारे में बताया गया। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय, जो इस नोमेनक्लेचर के बारे में जो नियम दिए हैं वो दो संस्थाएं हैं, ICBN और ICGR-ZN। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी पौधों के बारे में जितनी भी नामकरण की पद्धतियां हैं वो उसके लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं ICBN ने, और ICGR है वो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी जंतु विज्ञान के बारे में जितने भी नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया, जंतुओं के बारे में, वो ICZN द्वारा दिया गया है। बाई नॉमिनल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के अंदर किसी भी जीव का दो जो पद होते हैं, दो स्टेप होते हैं, उसके अंदर नाम दिया जाता है। जैसे मनुष्य के लिए हम जानते हैं होमो सेपियंस। इस प्रकार से बाइनोमेनक्लेचर पद्धति के बारे में पता करेंगे। कलर्स लाइनस, कैरोलस लिनियस जो हैं वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले बाइनोमेनक्लेचर हाइपोथेसिस दी और उनके बाद में इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बाइनोमेनक्लेचर के अंदर किसी भी जीव के नाम को दो भागों में बांटा जाता है। नेम विथ टू पार्ट्स, जेनेरिक नेम या जीनस, यानी फर्स्ट नेम जो होता है उसके वंश से होता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स स्पीसीज, जो दूसरा नाम होता है वो उसकी जाति से होता है। जैसे अपन होमो सेपियंस के बारे में पढ़ते हैं तो होमो उनका जीनस है और सेपियंस जो है वो उसकी प्रजाति है। गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल फॉर नोमेनक्लेचर। अब हम आपको इसकी नोमेनक्लेचर का किस प्रकार से कर सकते हैं तो इसके लिए गाइडलाइन देते हैं और प्रिंसिपल देते हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसमें बाइनोमेनक्लेचर के बारे में आपको समझाया गया था। इसमें फर्स्ट देखते पॉइंट, इट शुड बी इन लैटिन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। जो बाइनोमेनक्लेचर के तहत किसी भी जीव का नामकरण किया जाता है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका नाम जो था वो लैटिन भाषा के अंदर दिया जाता है। इफ़ इट इज़ रिटन इन इटैलिक व्हेन टाइप एंड अंडरलाइंस व्हेन हैंड रिटन। जब भी बाइनोमेनक्लेचर में किसी भी जीव का हम नामकरण करते हैं तो इसको अगर आप कंप्यूटर पर हैं या बुक्स के अंदर देखेंगे तो इसको इटैलिक यानी तिरछे अक्षरों के अंदर लिखा जाता है। एंड अगर आपने इसको हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, कॉपी में आप नोट्स बनाते समय लिखते हैं तो हमेशा ध्यान देना है कि बाइनोमेनक्लेचर के तहत उनके नाम के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट है, इट कंटेन टू पार्ट्स। जो नोमेनक्लेचर के अंदर नामकरण जो होता है ये दो भागों में होता है। फर्स्ट वर्ड इज जीनस, जैसा भी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका जो पहला शब्द होता है वह जीनस से लिया जाता है, और सेकेंड वर्ड इज स्पीसीज, दूसरा शब्द है इसकी जाति से लिया जाता है। जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल, विल स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जब भी आप किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस का नाम है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे होमो के अंदर एच हम कैपिटल लिखेंगे और सेपियंस के अंदर एस जो है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। नेम शुड बी शॉर्ट, प्रेसिस एंड इजी टू प्रोनाउंस। जो किसी भी जीव का नाम दिया जाता है वो छोटा होना चाहिए और उच्चारण के अंदर सरल होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इज एन एब्रेविएट फ्रॉम आफ्टर द स्पीसीज नेम। किसी भी जो जिसने जीव का नामकरण किया है तो उसका थर्ड स्टेप में आता है, उसका नाम लिखा जाता है। जैसे अपन आम के लिए देखें, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जो है ये इसका जीनस है और इंडिका जो है ये आप देख रहे हैं, इंडिका जो है ये इसका स्पीसीज है, और लिन जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कैरोलस लिनियस, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, उसके नाम पर ये दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दर्शा देते हैं। मंजीफेरा इंडिका आम का है, वैज्ञानिक बॉटनिकल नेम है। होमो सेपियंस जूलॉजिकल नेम है ह्यूमन का। पैंथेरा पैरडस लियोपोल्ड का है। फेलिस डोमेस्टिक का बिल्ली का नाम है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वैज्ञानिक नामों का कलेक्शन कर सकते हैं जो अपनी बुक्स के अंदर भी दे सकते हैं, और अपने आसपास की लोकल वेजिटेशन है, लोकल एनिमल हैं, इनके बारे में अपन पता कर सकते हैं और स्कूल में भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक लिखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इनको वर्गीकृत करना, अलग अलग समूहों में डिवाइड करना। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म
into categories based on observable characters, कैटेगरी टैक्सा। हम जीवों का जो अलग अलग समूहों में विभक्त करते हैं उसके लक्षणों को जो ऑब्जर्व करते हैं उनको देख करके और हम उनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे फर्स्ट ही हम देख लेते हैं, गाय हैं, बकरी है, भैंस है, पालतू जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये भी घरेलू है, शेर है, गीदड़ है, इनको हम जंगली जानवर। तो इस प्रकार से हमने इनको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने के बाद में आगे देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये सारी इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत उनका लक्षणों का अध्ययन करना, उनकी पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका नामकरण करना, ये सारी प्रक्रियाएं विज्ञान की जिस शाखा के अंदर रहती हैं उसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। सिस्टेमेटिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप लाइनस सिस्टेमा नेचर। इसको अपन अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनको एक रिलेशनशिप, उनके बीच में एक लाइन बना करके, संबंधों का लाइन बना करके जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टेमा नेचुरी इवोल्यूटरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकली हायरार्की, सिमिलरिटीज डिक्रीजेज, डिफरेंस इंक्रीजेज। जिनको सिमिलर हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और डिफरेंट है उनको इंक्रीज हो जाएंगे। यानी जिनके गुण समानता हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और जिनके गुण अलग अलग हैं वो जातियाँ हमेशा क्या रहती है, बढ़ती हैं। और इसके बारे में लेमार्क ने, डार्विन ने भी कहा था कि जितना इवोल्यूशन का मतलब है आप पहले से अलग दिखते हैं। जैसे एक पहली क्लास का बच्चा होता है उसका नॉलेज होता है और एक 12th क्लास का बच्चा होता है, अगर दोनों का नॉलेज सिमिलर है इसका मतलब उसकी जो मूल्यांकन है या इवोल्यूशन है उसकी प्रोग्रेस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर डिफरेंट है, पहले से बेटर है तो उनका इंक्रीज होगी। इनके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि छोटे से छोटा जो आता है स्पीसीज या जाति। जो इसके स्टेप्स हैं, जाति एक ही जाति के या एक ही प्रकार के कई सारे जीव हैं उनको एक जाति के अंदर रखा गया है। जाति समान है लेकिन उनके अंदर कुछ भिन्नता है तो उनको अलग अलग जीनस में रखते हैं। जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, संघ, डिवीजन, उसके बाद किंगडम या जगत। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर 2 किंगडम है। उसके अंदर आप पढ़ते हैं किंगडम फर्स्ट जंतु जगत और किंगडम सेकंड होता है एनिमल जगत, एनिमलिया और इसको बोलते हैं प्लांटी। ये दोनों किंगडम है। फिर इसके अंदर डिवीज़न आते हैं। डिवीज़न के अंदर एनिमल्स के अंदर अलग अलग डिवीज़न आ जाएंगे। प्लांटी के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर इसके आते हैं फाइलम जिनको अपन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन कॉर्डेटा के भी फाइलम है और कॉर्डेट्स के लिए भी फाइलम है। फिर हर फाइलम के कई सारी क्लासेस होती हैं, हर क्लास के कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, हर ऑर्डर के बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, हर फैमिलीज़ के बहुत सारे जीनस होते हैं, हर जीनस की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो इस प्रकार से हम एक पूरे के पूरे ग्रुपिंग को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्पीसीज। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरडस, पैंथेरा टिग्रिस। यानी यहाँ पर टिग्रिस, पैरडस और लियो ये सारी क्या हैं, प्रजातियाँ हैं, लेकिन इनका जो जीनस है वो क्या है, पैंथेरा। तो यहाँ पर दिया गया जीनस है पैंथेरा, लॉयन, लियोपोर्ड और टाइगर। तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों एक ही जीनस की है लेकिन तीनों के करैक्टर अलग अलग होने के बाद लिए इनको अलग अलग जातियों में विभक्त किया गया है। फिर ये जो है किस फैमिली के रिलेटेड है, पैंथेरा एंड फैलिस टुगेदर इनटू फैलिडी। इनकी जो फैमिली है वो क्या आ गई, फैलिडी आ गई। फिर इनका ऑर्डर फैलिडी कैट फैमिली है और कैनिडी डॉग फैमिली है और दोनों क्या है, कॉर्निवोरा यानी मांसाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। क्लास कॉर्निवोरा, टाइगर, कैट, डॉग, प्राइमेट्स, मंकी और मैमेलियंस। फाइलम इनका है पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलियंस, एविस और मैमल्स। ये 5 टर्म है। और किंगडम है प्लांटी और एनिमल, जैसे भी अपन ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टेक्नोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स के तहत हम किस प्रकार से सजीवों को अलग अलग इनका क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक एड्स आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम
एक ऐसी शीट्स होती हैं कागज़ की जिसके ऊपर हम किसी भी जीव या पौधे को लेकर के उसके सैंपल को चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद में उसकी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनका हम नामकरण कर लेते हैं, और नामकरण के पश्चात उसको रखते हैं एक रैंक के अंदर, और उस पौधे से रिलेशन वाले जो पौधे हैं उनको पास पास रखो, और उनसे नहीं रिलेशन या डिसिमिलरिटी वाले उनको अलग अलग रखो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पौधों को अलग अलग विभक्त कर सकते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर। बॉटनिकल गार्डन्स कुछ ऐसे हैं जैसे अपने स्कूल के अंदर के भी लगाए गए, जिसमें कई प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। तो उन पौधों से हमें पता चल जाएगा कि ये पौधा किसका है, ये पौधा किसका है, ये प्लांट किसका है, इसके अंदर फूल कब आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, फूलों के दलपुंज की संख्या क्या है, जैसे 10th क्लास में पढ़ा है, बायदलपुंज की कैलिक्स कोरोला, फ्रूट कैसे हैं, इनके अंदर लीफ कैसी है, इसकी रूट कैसी है, इनका स्टेम साइज़ क्या है, इनके हाइट हब्स है, सब्स हैं या ट्रीज हैं। तो इस प्रकार से हम उनको क्या कर सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन के अंदर भी हम अलग अलग पौधों के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक NBRI लखनऊ एंड IBG हावड़ा के बारे में बताया गया है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। म्यूजियम के अंदर हम मृत जीवों को रखें। इसके अंदर आपके बायोलॉजी लैब के अंदर भी कई सारे जीवों को स्पोर्ट्स के अंदर, ब्रादर्स के अंदर, फॉर्मुलेन के अंदर रखा जाता है, जो कई दिनों तक स्टडी के लिए काम में लिए जाते हैं। और बड़े बड़े म्यूजियम के अंदर बहुत सारे पुराने जो जीव हैं विलुप्त हो चुके हैं, उनके अवशेष भी आपको आज भी मिलेंगे। जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत हम जीवित जंतुओं को रखते हैं स्टडी के लिए, फॉर स्टडी के लिए रखते हैं। वहाँ पर अपन उनकी हैबिटेट्स हर चीज़ का स्टडी कर सकते हैं जूलॉजी पार्क के अंदर। की एनालिटिकल इन नेचर, प्रकृति के अंदर जो कुंजी होती हैं की, यानी जिसके बारे में हम जानते हैं वो हमारी एक की है, और उससे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंग्रोव, वन फैमिली जनरेट एट ए टाइम। मैंग्रोव ऐसी वेजिटेशन जो एक ही जगह पर बहुत सारा घना जंगल हो, जैसे आप कहीं पर चले गए तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बबूल के पेड़ मिल गए, यानी वो उसका क्या है, मैंग्रोव है। या बोरडी के पेड़ मिल गए, बेर के पेड़ मिल गए, या आपको सागवान के पेड़ मिल गए, या आपको साल के पेड़ मिल गए, या पाइनस के पेड़ मिल गए, तो वो एक मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। मैन्यूल्स, पर्टिकुलर एरिया, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मैन्यूल्स के तहत हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत ही वह फैमिली या जीनस या उसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं कि केर हैं, खेजड़ी है, आक हैं, जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। बाकी अलग दूसरे स्थानों पर उनको वही क्लाइमेट दे दिया जाए तो वो मुश्किल से उगते हैं। या अपन ठंडे प्रदेशों में जाएँ तो वहाँ पाइनस के या जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, खजूर है, सेब है, इस प्रकार से उगते हैं जो अपने यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इनको एरिया वाइज भी कर सकते हैं। फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। फ्लोरा यानी जिसको अपन बोलते हैं कि कोई भी क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र के अंदर जो उस आवास के अंदर पौधे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा। और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को हम फौना के नाम से जानते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखते हैं। These are the procedure and techniques used to store and preserve information as well as specimen of various plants and animals। ये जो एड्स है ये प्रक्रिया है, तकनीक है कि हम इनको अपनी जानकारी के लिए कलेक्शन करके रखें, इनके स्पेसिमेन को लेके रखें बहुत सारे जंतु और पौधों के लिए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे स्पेसिमेन है ये हमारे को पहचान के लिए, नामकरण के लिए और वर्गीकरण के लिए हमारी मदद करते हैं। हर्बेरियम के बारे में अपन देखते हैं। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। पहले भी अपन बात कर सकते हैं कि प्लांट के जो स्पेसिमेन इसको अपन कलेक्ट करके और एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं। कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन आर डेराइव्ड, pressed on sheet and then arranged systematically according to universally accepted system of classification। इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, अपन ड्राइड कहते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको दबा करके और कागज़ की शीट पर इसको चिपका दिया जाता है। और इसके जो आपको बताया गया है इसकी
रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसको अपन अरेंज करके रख सकते हैं, जो अपने को वर्गीकरण के अंदर सिस्टमिक क्लासिफिकेशन में काम आए। हर्बेरियम सीट कंटेंट लेबल रिगार्डिंग डेट प्लेस ऑफ द कलेक्शन, साइंटिफिक नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा ऑफ द स्पेसिमेन। जैसे ही आपने उसको सीट पर प्रेस करके सुखा करके चिपका दिया, चिपकाने के बाद में आपको क्या करना है, लेबलिंग करनी है, वहाँ की तारीख लगानी, किस डेट को आपने सैंपल लिया है, किस स्थान से लिया है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और जहाँ तक हो सके उसके बारे में लोकल नेम के बारे में पता, लोकल नेम क्या है, फैमिली उसकी क्या है, कलेक्टर्स नेम यानी आप किसने इसका कलेक्शन किया है उसका नाम भी आप उसके अंदर दर्शा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन, इट हैज़ द कलेक्शन फॉर द लिविंग प्लांट स्पेस दैट आर ग्रो फ्रॉम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस। बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वहाँ पर पहले से आपको पौधे लगे हुए मिलेंगे, जीवित पौधे लगे हुए मिलते हैं और वृद्धि करते हुए मिलते हैं, जहाँ से आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि कई पौधों पर उनके नाम, उनके कलेक्टर के नाम, किस डेट को लिए गए हैं, किस हैबिटेट के हैं, तो ये सारे वहाँ पर आपको पार्क के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ईच प्लांट कंटेंट लेबल इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, पहले भी बात कर चुके हैं कि हर पौधे के ऊपर उसका वैज्ञानिक नाम और उसकी फैमिली के बारे में लिखा होता है। सम फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, जो महत्वपूर्ण कुछ गार्डन्स हैं जिसके बारे में अपन करते हैं, तो एक तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता के बारे में। लार्जेस्ट इन इंडिया, जो सबसे बड़ा है पार्क है इंडिया का। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों? लार्जेस्ट इन वर्ल्ड टिल डेट, आज की तारीख में जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो सबसे बड़ा है विश्व का। एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कुछ गार्डन्स हैं जहाँ पर आपको स्टडी के लिए हेल्प मिलती है। म्यूजियम, इट इज़ द repository that has a collection of various plant and animals specimen that are preserved for study and reference। म्यूज़ियम के अंदर हम मृत जीवों को प्रिजर्व करके और उसके अंदर रखते हैं ताकि अध्ययन के अंदर और अध्ययन और रेफरेंस के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। द ऑर्गेनिम्स आर प्रिजर्व्ड आइदर इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राई स्पेसिमेन, जो इनको प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन के अंदर, जो बायोलॉजी लैब के अंदर स्पॉट के अंदर रखे जाते हैं, और दूसरा है कि इनको सुखा करके, और जो म्यूज़ियम के अंदर शेर हैं, भालू हैं, इनकी हिरन है, आपको सिंग वगैरह आपको मिलने होते हैं। इट ऑफ्टन हैज़ ए कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल आल्सो, यानी कहीं पर आपको म्यूज़ियम के अंदर इनके कंकाल जो हैं वो भी आपको रखे हुए मिल सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट्स, जो जंगली जानवर होते हैं उनको एक इन्वायरमेंट, जैसे अपने सरिस्का अभ्यारण्य है, ताल छापर है, या गिर अभ्यारण्य है, जहाँ पर उनका एक नेचुरल जो एरिया होता है वहाँ पर वो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, और वो जूलॉजिकल पार्क के नाम से जान जाते हैं, जहाँ पर अपन जा कर के उनकी नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके फीचर्स, उनका भोजन, जो क्या उनकी जो हरकतें हैं, सभी के बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स, यानी हम उनके व्यवहार के बारे में, उनके भोजन के बारे में और उनकी आदतों के बारे में जूलॉजिकल पार्क से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। की आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, की जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की पहचान कर सकते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर। मैनुअल्स, मैंग्रोव्स एंड कैटालॉगस आर अदर मीन्स ऑफ द recording description. Manuals help in the identification of name of the various species of organisms in a given area. Mangrove is a detailed and well documented work on any particular taxonomy. जो मैंग्रोव हैं, वेजिटेशन है, वो बहुत ही अच्छा है स्टडी के लिए, क्योंकि आपको एक ही प्रकार के पौधे की कई नमूने आपको प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाता है कि ये सारा जो आपको दिया गया एक चैप्टर है, अच्छे से नेट से सेलेक्ट करके लिया गया है, तो इसको आप एक नोटबुक के अंदर आज की डेट से उतारना शुरू करें। धन्यवाद।